सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे सवाल, कुछ पीवाईक्यूज जो आ रखे हैं आपके जेईई मेन एग्जाम में। और ये जेईई मेंस का ही टॉपिक होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो आपसे सवाल हो जाएंगे, और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं बच्चों। चलिए हम आपको बता देते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, क्या बताते हैं, ये देखिए। पहला सवाल नहीं आपके पास दिया गया है। सॉफ्ट आयरन है सुटेबल फॉर अ मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये तो सही बात है, सॉफ्ट आयरन का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाते हैं। दिस इज बिकॉज सॉफ्ट आयरन के पास क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन हमने बताया था बच्चों कल, उसके पास क्या होता है, लो होता है कोरिसिविटी, लो कोरिसिविटी का होता है, और लो रिटेंटिविटी का होता है। और अगर आपने पॉइंट्स ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे हमने लिखा भी था हाई परमिएबिलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। ये सब चीज़ें मैंने बता रखा था वहाँ पे। अगर ये सब पॉइंट्स आपको याद है तो तब तो डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं भी याद है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अब इसमें कौन सा सही है, लो कोर्सिविटी नहीं है, हाई वाली तो हटा ही दीजिए आप, हाई वाली तो नहीं होगा। लो लो नहीं, परमेबिलिटी हाई होता है, परमेबिलिटी हाई होता है और रिटेंटिविटी कम होता है, हाई हाई नहीं। अब बच्चों ये सब याद है तो ठीक है, चलो भाई हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये याद नहीं है तब कैसे किया जाए। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कैसे हो रहा है, ये तो याद होगा लो होता है एज कम्पेयर टू वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कंपैरिजन में, ठीक है। जो स्टील होती है ना उसके कंपैरिजन में इसका तो लो होता है। लेकिन अगर ये हाई नहीं याद आ रहा है कि परमेबिलिटी कैसा होता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कल हमने एक ग्राफ देखा था बच्चों, कल हमने एक ग्राफ देखा था। वो कि आई वर्सेज एच का ग्राफ था कि नहीं, हाँ था सर। और जो हम लोग बनाते थे सॉफ्ट आयरन का ग्राफ, वो कैसा ग्राफ होता था, कुछ ऐसा ग्राफ होता था, लंबा सा होता था, ठीक है। और जो हम लोग फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते थे उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था बच्चों, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ होता था। तो इसमें स्टीप होता था, थोड़ा सा एकदम पतला सा होता था। तो पतला सा होता था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये होती है, ये दूरी जो हो जाती थी, ये वाली दूरी, यही तो दूरी, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। हाँ सर याद तो है। और ये छोटी सी दूरी जो होती थी इसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। हाँ ये सब तो ठीक है। तो कोर्सिविटी जिस एक्सिस पे है उस एक्सिस पे तो एच है, मतलब कि एच का ही वैल्यू कोर्सिविटी बताता है। और ये जो यहाँ ये दूरी है वो आई बताता है रिटेंटिविटी को। और अगर हमको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा है तो म्यू आर का वैल्यू हमने को याद होगा 1 + काई के बराबर होता है, और काई का वैल्यू होता है I/H। तो यहाँ पे अगर 1 + I/H रख दूँ बच्चों तो क्या हो भाई, सिंपल है ना, आई का वैल्यू बड़ा है एज कम्पेयर टू एच। ये एच है और ये आई है, तो आई बड़ा है ना, एज कम्पेयर टू एच बड़ा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। और 1 और जोड़ देंगे तो ठीक है, बड़ा ही आ जाएगा। तो ओवरऑल म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। म्यू आर का वैल्यू हाई हो जाएगा। तो अगर हमको परमिएबिलिटी देखना है तो म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू इंटू आर। तो अगर ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, फ्री स्पेस के बारे में बात करें, और ये वैल्यू बढ़ गया है तो ये भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हमको हाई परमिएबिलिटी मिल जाएगा। इतना एक्सप्लेन मैंने किया, इतना एक्सप्लेन मैंने किया। लेकिन अगर हमको डायरेक्टली बताना है तो याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो कल पॉइंट में हमने बताया ही था, है कि नहीं। और यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग होता बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता, तब कैसे करते हैं, ये पूरा ऐसे करके आता और पूरा ऐसे करके जाता है ना। तो उसमें क्या होता कि म्यू आर का वैल्यू लेते 1 + काई लिखते, तो वहाँ पे फिर ये लेस आ जाता, ये हाई नहीं, ये लेस आ जाता। कल ही मैंने बताया था उसके बारे में। आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं या फिर वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझना है वैसे समझिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर्सिविटी जो होती है, कोर्सिविटी ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट इज हेयर फेरोमैग्नेटिक गेट डीमैग्नेटाइज्ड। ये इसका कोर्सिविटी दे रखा है, करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स उसको दे रखा है 100, मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड सोलेनॉइड। किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना है तो वो जनरली सॉफ्ट आयरन ही लेते हैं, क्योंकि उसका
मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन आसान होता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक होता है, और यहाँ पे बोल रहा है फेरोमैग्नेटिक है। चलिए, तो वो सब चीज़ें तो बात की बात है। हमको पता है डीमैग्नेटाइज होने के लिए कोर्सिविटी हमको दे रखा है इतना, और करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द सोलेनोइड, तो वही करंट निकालना है कितना पास करना पड़ेगा। सोलेनोइड का लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, उसमें टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। सो द मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ओके सर, ओके। हमें पता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होती है म्यू नोट एन आई होता है, और कल मैंने ये भी बताया था कि म्यू नोट टाइम्स ऑफ एन आई का वैल्यू हम लोग एच के बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एच ही तो यहाँ पे लगता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना चाहता है। ओके, ठीक है, कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे पता चल गया बच्चों, क्या पता चल गया, एच का वैल्यू तो एन आई के बराबर आ रहा है, और एच का आप यूनिट से भी समझ सकते हैं, एच का यूनिट एम्पियर पर मीटर में होता है ना, तो ये चीज़ भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे एच का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, इक्वल टू एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 100 टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, इंटू करंट आई। तो ये कट रहा है बच्चों, ये 3 जीरो से कट गया, तो करंट का वैल्यू तो 3 एम्पियर आ गया। बहुत ईजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे रखा है, द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा। ससेप्टिबिलिटी मतलब काई का वैल्यू दे रखा है 99, परमिएबिलिटी पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल फार्मूला है, म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस काई होता है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस 99 100 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है कि परमिएबिलिटी मटेरियल का क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर होता है। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, म्यू आर का वैल्यू 100 है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा आंसर, है ना। 4 पाई इंटू 10⁻⁵ आंसर हो गया। सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग खुद से। हिस्टैरिसीस लूप ले रखा है, जिसमें 2 मैग्नेट्स मटेरियल दे रखा है ए एंड बी। आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये मटेरियल ज़्यादा एरिया घेर रहा है, ज़्यादा इसका एनर्जी लॉस होगा, हीट लॉस होगा, इसका मतलब ये पक्का परमानेंट मैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट होगा ये, और ये तो सॉफ्ट आयरन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा इसका। तो टू मेक द मैग्नेटिक मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफार्मर कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सॉफ्ट आयरन से बन जाएगा, ट्रांसफार्मर भी सॉफ्ट आयरन से ही बनता है, ये मैंने कल बताया था। इलेक्ट्रिक जनरेटर तो बच्चों परमानेंट मैग्नेट से बनाते हैं हम लोग। आंसर देख लीजिए, नहीं, ट्रांसफार्मर तो बच्चों सॉफ्ट आयरन से बनता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं। बी में सॉफ्ट आयरन है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट और अथी बन सकता है, ये तो गलत है, नहीं, जनरेटर नहीं बन सकता है। हाँ, बी से हम लोग ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, यही तो मैं बोल रहा था, सॉफ्ट आयरन है ना। बोल रहे हैं सॉफ्ट आयरन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है। सॉफ्ट आयरन को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो उसका जो होते हैं छोटे छोटे टीनी डोमेन्स होते हैं, उनमें उनका कुछ डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उनको हम लोग मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन को इजीली डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज किया जा सकता है स्टील के कंपैरिजन में, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो ठीक है, साइज ऑफ डोमेन विल चेंज। हाँ, अगर हम उसको चेंज करा रहे हैं, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज एक्सटर्नल फील्ड में करा रहे हैं, तो डोमेन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमने कल बताया था वो जो इस टाइप से होता है, छोटे छोटे डोमेन्स बने होते हैं, इस टाइप से, इनमें सारे डाइपोल्स भरे होते हैं, है ना। इस तरीके से जैसे तैसे अपना ये इसमें रहते हैं।
है ना, इस टाइप से होते हैं। तो इनको जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो इनका डोमेन्स जब चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है बिल्कुल, और प्लस में डोमेन का साइज भी थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाते हैं ना, इनका सारा ये नॉर्थ पोल इधर आ जाता है, साउथ इधर आ जाता है, तो वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टील को चेंज कराते तो मुश्किल होता, क्योंकि वो जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको में तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट टी, मैग्नेट्स ऑफ ट्रांसफर टी। ये तो सॉफ्ट हो गया, डिफरेंट हो, बिल्कुल आसान सा सवाल। ये तो सॉफ्ट है, ये परमानेंट है, ये हार्ड है। तो जो परमानेंट होता है उसको बनाने के लिए तो हम लोग को हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी दें, इसमें सॉफ्ट में नहीं लगता है। लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोर्सिविटी, ये तो सही है। परमानेंट में हमें लार्ज कोर्सिविटी और लार्ज रिटेंटिविटी दोनों लगता है, इसमें लार्ज नहीं लगता है, इसमें स्मॉल लगता है, इसमें भी नहीं हो। तो आंसर हो गया बी। सिंपल सवाल है बच्चों। फिर से एक आसान सा सवाल, पैरामैग्नेटिक सैंपल है जिसमें नेट मैग्नेटाइजेशन दे आपको दे रखा है। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एट टेम्परेचर 4 के 4 केल्विन पे है। सैंपल इज़, वही सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला में रखे हैं, टेम्परेचर इतना है, तो बताना है मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। आसान सवाल है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके सवाल हो जाएगा। कोई मैग्नेटिक सैंपल है जिसमें नेट मैग्नेटाइजेशन आपको दे रखा है, एम्पियर पर मीटर में है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए बच्चों कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहा है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर जैसे एच या फिर आई की बात करें, दोनों की यूनिट में एम्पियर पर मीटर ही आता है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर ही आता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं। पहला सबस्टांस में हमको दे रखा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.4 टेस्ला है, 0.4 टेस्ला है, और वहीं पे टेम्परेचर का भी वैल्यू दे रखा है 4 केल्विन। दूसरे में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है, और वहाँ पे आपको टेम्परेचर 24 केल्विन दे रखा है। उनको मैग्नेटाइजेशन बताना है, बता सकते हैं बच्चों। आखिरकार अगर आप क्यूरीज लो पढ़ें तो वहाँ पर टेम्परेचर आता था, तो वहाँ पे हम देखते थे कि जो हमारे पास काई होता था वो आता था C/T, और काई का ही वैल्यू होता है I/H। तो यहाँ पे I का वैल्यू हो जाएगा HC/T, और हमें मैग्नेटाइजेशन ही पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर हम ये फर्स्ट मान लें, ये सेकेंड मान लें, तो हमको पता चल जाएगा कि I1/I2 का वैल्यू कितना होगा। C कांस्टेंट है H1, H1/T1 इंटू H2/T2। तो I1/I2, तो I1 आपको दे रखा है, ये I1 ही होगा क्योंकि I2 हमें निकालना है, और H1 को हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अभी मान लेते हैं H1 को 0.4 टेस्ला, क्योंकि यही तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता था, उसी को हमने अभी टेस्ला में लिख दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 का वैल्यू 6 मान लेते हैं, I2 का वैल्यू नहीं दे रखा है, H1 का वैल्यू आपको 0.4 टेस्ला है, टेम्परेचर 4 केल्विन था, और नीचे यहाँ पे 0.3 आ गया, और ऊपर आ गया यहाँ पे 24 केल्विन। तो ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, 3 × 24। तो यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, 0.75। आंसर आ गया इतना एम्पियर पर मीटर, है ना। सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा यूनिट वगैरह का भी ध्यान रख कर सकते हैं आप लोग। आयरन का वॉल्यूम दे रखा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा है, सोलेनॉइड कोर विथ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट दे रखा है पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड विल बी। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोड दे बोल रहा है कितना होगा। भाई एक कोई सोलेनॉइड है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, रोड डाल दिए हैं, जो भी आयरन रोड है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है बच्चों, तो अगर डायरेक्ट देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA होता है। तो अब इससे चलेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें एरिया उरिया दे ही नहीं रखा है सोलेनॉइड का। ये वॉल्यूम जो देख रहे हैं आप, ये दे रखा है उस आयरन रोड का, ये हम एरिया रखते थे सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का एरिया तो नहीं दे रखा है, दिक्कत हो जाएगा इस फार्मूला से जाने पे, लेकिन जो हम पढ़े हैं उससे जा सकते हैं।
हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हमने पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट किस फार्मूला में आता था, जब हम आई का फार्मूला लिखते थे तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आता था। हाँ सर याद आ गया, लिखते थे बच्चों, याद होगा आपको। और अगर आई का वैल्यू देखा जाए तो काई का वैल्यू से हम लोग ला सकते हैं। काई का वैल्यू आई अपॉन एच होता था। हाँ सर याद तो है थोड़ा थोड़ा, आई अपॉन एच होता तो था। या फिर काई का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते थे म्यू आर के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे म्यू आर दे रखा है रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस काई होता था, तो काई का वैल्यू हम लोग ला सकते हैं म्यू आर माइनस 1 करके। ओके, काई का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, करने करने आ जाते हैं। और अगर हम सोलेनॉइड को लेकर चल रहे हैं तो सोलेनॉइड में आपको पता होगा बच्चों कि सोलेनॉइड में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, और फिर एन आई को हम लोग एच से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच आ जाता था। हाँ सर याद आ गया। तो ऐसे भी इसका भी यूज करके हम लोग ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग को, क्या आ रहा था यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई इंटू एच हो जाएगा ना, काई इंटू एच हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, जल्दी से बताइए। काई का वैल्यू है म्यू आर माइनस 1 इंटू एच इंटू वॉल्यूम। अब इसमें बस रख देना है, और क्या। तो कैसे रखना है भाई, म्यू आर माइनस 1, तो म्यू आर का वैल्यू आपको दे रखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी, 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999। एच होता है क्या, एच यहाँ पे क्या होगा, एच का वैल्यू हम लोग बी अपॉन म्यू नोट रख सकते हैं, लेकिन एच का ही वैल्यू यहाँ पे क्या था, एन इंटू आई था, है ना। एच का वैल्यू तो एन इंटू आई था, तो यहाँ पे एन इंटू आई रख देते हैं, एन इंटू आई इंटू वॉल्यूम, सिंपल हो गया। 999 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, 10 टन पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, इंटू आई करंट कितना है हाफ, वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर माइनस 3। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कट गया, 999 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चों। लगभग 499 के आसपास आ जाएगा, लगभग 500 के आसपास, यही आंसर दिख रहा है मुझे। हो गया, काफ़ी जैसा सवाल है। इसमें क्या बोला जाए, परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी इन द सेंटर विच इज फील्ड विद द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अच्छा, ये कुछ होलो स्फीयर है जो बाहर से तो डायमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन अंदर कैविटी में पैरामैग्नेटिक मटेरियल भर दिया गया। होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी द मैग्नेटिक फील्ड देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो बोल रहा है जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस अंदर है उसमें फील्ड का कैसा बिहेवियर होगा। पहली बात, बाहर डायमैग्नेटिक है और अंदर पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है। तो भाई पहले ही डायमैग्नेटिक है तो भाई ये जो आएगा ऐसे फील्ड वो तो अपने आप ऐसे चला जाएगा यार, वो तो अपने आप ऐसे करके चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड्स को तो पहले ही रिपेल कर दिया जाएगा ना, पहले ही रिपेल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारा, क्योंकि ऊपर ही डायमैग्नेटिक की परत है तो पहले ही बाहर भेज देगा, तो अंदर जाने के लिए बचेगा ही नहीं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो जाएगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर ही डाय है। बाहर से अंदर कब जाएगा, क्योंकि कुछ बाहर खींचने वाला होता था तो बाहर से ही भगा दे रहा। अगर किसी घर में घुसना है हमें और बाहर हमको गेट पे ही कोई आदमी भगा दे तो भाई अंदर कैसे जा पाएंगे, है ना। तो बाहर में कुछ अच्छा आदमी रखना पड़ेगा ना ताकि वो अंदर आने दे, नहीं तो बाहर ही भगा देगा तो अंदर तो जा ही नहीं पाएंगे। अब ये भी एक सवाल आसान सा है बच्चों, क्या बोला जा रहा है इसमें, स्टेटमेंट है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक में क्या मैंने बताया था कि डायमैग्नेटिक जो होता है उसमें कपल्ड
जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके कारण दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे तो उनके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आता है, तो उनको टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो डायमैग्नेटिक में मैंने बताया भी नहीं था कि कुछ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, बस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बताया था, क्योंकि इनिशियली उनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, इनके पास नहीं होता है, इसीलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, डिपेंड ऑन टेम्परेचर बोला, तो ये तो गलत है, ये फॉल्स है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन मैग्नेटिक in or diamagnetic sample is always opposite to the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट हो जाएगा अगर हम अप्लाई करते हैं, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो ये तो सही है। फॉल्स ट्रू, वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, सही तो है आंसर, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज मेटल शीट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग इट्स सरफेस। ओके, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सा सीट है जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है। करंट इन अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ DL इज लेमडा DL। अच्छा, छोटा सा अगर आप स्ट्रिप लेते हैं, करंट स्ट्रिप, जो करंट आई फ्लो हो रहा होगा छोटे से स्ट्रिप में, वो लेमडा DL होगा। ये ऑलरेडी बोल ही दिया है और हल्का हो गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मेटल शीट। यहाँ से y डिस्टेंस दूर है, मतलब कि ये y होगा, सॉरी x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जा रहा है बच्चों, ये एक्चुअली सवाल मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का है, ये मैग्नेटिज्म मैटर में नहीं आता है, पिछले चैप्टर का सवाल है, बट आ गया तो कर लेते हैं यार, इजी होगा बच्चों। समझिएगा, यहाँ पे ये पूरा सीट है बच्चों, पूरा सीट है इस तरीके का, है ना, इस तरीके का पूरा ये सीट है, पूरा पीछे तक गया होगा, और जिसमें करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे करके ये करंट ही बाहर की तरफ निकल रहा है, पूरे सीट से बाहर निकल रहा है करंट, और इन्फानाइट सीट है, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, करंट आई निकल रहा है। अब बात ये आती है बच्चों, बात ये आती है कि हमको P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सीट की वजह से कैसे लिखेंगे, छोटा सा एक स्ट्रिप लेते हैं, उसकी वजह से हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस हमने ऐसे चला इधर इस डायरेक्शन में, थोड़ा दूरी पे जाकर ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ पे ले लिया, ये तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एंगल थीटा इधर चले हैं, उसके कारण हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे बोल रहा है सवाल में, छोटा सा स्ट्रिप है जिसका विड्थ DL है, ये DL विड्थ का है, और यहाँ से कितनी दूरी पे होगा बच्चों, ये यहाँ से ये लगभग L दूरी पे मान लेता हूँ, अब वो दिया नहीं है तो कुछ दूरी L पे मान लेता हूँ। अब देखता हूँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आखिरकार ये अगर छोटा सा स्ट्रिप काट लिए हैं इतना विड्थ का, DL विड्थ का, तो ये ऐसा नहीं है, पूरा पीछे तक गया होगा ना बच्चों, इस टाइप से पूरा पीछे तक गया होगा ऐसे, हाँ सॉरी, पूरा एकदम बड़ा सा होगा, पीछे तक गया होगा। तो अगर कोई भी इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर की तरह ट्रीट यहाँ पे करूँ मैं, कोई भी अगर इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर हो, पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा हो, इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर हो, उसके कारण किसी भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, अगर ये R दूरी है, हाँ सर याद तो है, याद है ना बच्चों, बिल्कुल इजी होता है, म्यू नॉट बाई 4π करते हैं, 4π I/r sin 90 प्लस sin 90, क्योंकि इधर भी 90 की तरफ जाता है एंगल, ये वाली है ना, ये आपको याद होगा, ड्यू टू इन्फानाइट वायर, इन्फिनाइट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, किसी भी P पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम देख लेते हैं, इसके कारण ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ, और फिंगर कर्ल करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, बाहर की तरफ करंट, फिंगर कर्ल करेंगे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे फिंगर कर्ल करेंगे तो इस टाइप से आ रहा है, ऐसे, है ना, तो इस टाइप से बाहर की तरफ ऐसे फेंकेगा इसको बच्चों, है ना, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ऐसे फेंक रहा है बाहर की तरफ। ओके, अब कंपोनेंट कर लेते हैं, और क्या, कंपोनेंट ही कर लेते हैं।
पी पॉइंट पे अगर हम देखें तो पी पॉइंट पे अगर ये एंगल ऐसे थीटा है, अगर ये पूरा हम देखें ऐसे करके बच्चों, ये पूरा अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 90 और ये एंगल थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया और ये ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिंपल बता दिया हमने, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, अब ये डी बी छोटा सा एलिमेंट डी एल की वजह से आया होगा, कितना डी बी आया होगा, ये डी बी होगा। तो डी बी का कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा। डी बी का साइन ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, डी बी का कॉस ऑफ थीटा बच्चों इधर आ जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेकर हमने देख लिया, इस टाइप से आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक इधर पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। अब चूंकि बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइट है बच्चों, तो जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही अगर इधर भी एल दूरी चले जाए तो वैसा ही हमको वो स्ट्रिप ले लेंगे डी एल, उसका भी कंपोनेंट ऐसा ही आएगा सेम डायरेक्शन में, इसका इधर और इसका इधर। सर ऐसे कैसे सेम आ जाएगा, थोड़ा करके बताओ। मान लेते हैं कि ठीक है बच्चों, आपको मैं करके बताता हूँ। इधर भी हम डिस्टेंस एल चल दिए हैं और ये एंगल भी थीटा ले लिए, तब क्या होगा देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं आपको। समझिएगा क्या था, इस टाइप से था। अब आपको करके दिखा ही देता हूँ मैं, इन्फिनिटी तक जा रहा था और यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लेता हूँ ऐसे था, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ। और इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि इधर भी हम लोगों ने कितना दूरी चला है, एल दूरी चला है और छोटा सा एलिमेंट डी एल विड्थ का ले लिया है। ठीक है, वैसा ही एंगल, बिल्कुल वैसा ही जैसे उधर था, इधर एंगल थीटा ले लिया है। तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे पी पॉइंट पे इधर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इधर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, डी बी छोटा सा, सब कुछ सिमिलर ही है। तो अब देखा जाए बच्चों, अगर ये देखा जाए समझिएगा, तो ये एंगल पूरा 90 होगा ना, ये पूरा एंगल 90 और ये एंगल थीटा है, तो ये छोटा सा एंगल कितना बचेगा, ये छोटा सा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये 90 माइनस थीटा, अगर ये देखें तो पूरा ये 90 बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ओके सर, ये एंगल फिर से थीटा हो गया। अब हम कर सकते हैं, डी बी का कॉस कॉम्पोनेंट इधर, साइन कॉम्पोनेंट इधर, इधर आ जाएगा डी बी कॉस ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा डी बी का साइन ऑफ थीटा। तो हमने ये दूसरा एलिमेंट लिया है बच्चों, बिल्कुल इधर जाकर डी एल, तो उसके कारण दो कंपोनेंट आ रहा है कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, फिर से डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा इस बारी नीचे आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि डी बी साइन थीटा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे डी बी कॉस थीटा 2 बार आ रहा था, 2 टाइम्स हो जाएगा, और लेकिन ये वाली कट जाएगा। तो अगर हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना भी चाहते हैं तो आपको बस 2 टाइम्स ऑफ डी बी कॉस थीटा करके सॉल्व करना होगा। ये तो कट जा रहा है ना भाई, इसको क्यों लूँ, डी बी साइन थीटा नीचे आ रहा है ना, तो ये तो कट जा रहा है, इसको क्यों लूँ, नहीं लेना है। ओके सर, लेकिन आप इधर जाकर क्यों लिए, क्यों, ज़रूरी थोड़ी था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन सॉल्व करने में आसान हो जाए इसीलिए मैंने लिया। आप ही सोचिए ना बच्चों, आप इधर से चलते जाएंगे लेते जाएंगे, सबको ऐड करते जाएंगे, तो आते आते आप यहाँ पे आएंगे, एक एलिमेंट ऐसा ही लेंगे और इसका कंपोनेंट मैंने करके दिखा दिया ऐसा आएगा, तो उसके कारण आप ये वाली देख सकते हैं कैंसिल आउट हो गया। तो ये अच्छी बात है ना कि इसके वजह से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर बस ये आ गया। तो आखिरकार करते करते सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम आगे ही करके दिखा दिए क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, अब और आसान हो जाएगा ना। तो जिस तरीके से जैसा एलिमेंट इधर है वैसा एलिमेंट इधर मिलेगा, जैसा इधर है वैसा इधर मिलेगा, जैसा इधर है वैसा इधर मिलेगा, सबका कॉपी है बच्चों, इधर जैसा है वैसा इधर है। मतलब एट पॉइंट पी पॉइंट पे बी नेट क्या होगा, बी का वैल्यू डी बी कॉस ऑफ थीटा होगा, लेकिन वैसा ही कंपोनेंट उधर मिल गया तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना बच्चों, 2 टाइम्स कर देंगे तो ये बी नेट हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो डी बी छोटा सा एलिमेंट है, डी एल छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण हमने डी बी निकाला है। अगर पूरा एलिमेंट होता है तो बी आता है। अगर ये ऐसा करंट कैरिंग वायर है हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई, आई का वैल्यू हो जाएगा लेमडा डी एल डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा वायर होगा और ये पी पॉइंट यहाँ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाई होगा? ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, 3D में है, पूरा पेज है, पूरा पेज है, और उसमें करंट कैरिंग स्ट्रिप हमने ऐसे लिया है, और यहाँ से एक यहाँ पे पॉइंट पी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो यही हुआ ना। समझिए, इधर स्ट्रिप से जा रहा है करंट इधर, देखिए ये करंट इधर, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ ना। क्योंकि 3D में समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, वाई नहीं है बच्चों। वाई एक टाइम पे बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस छोटे से एलिमेंट के लिए वाई ही बन जाएगा, लेकिन इसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आपको लग रहा होगा कि ये है, नहीं भाई ये है, क्योंकि ये 3D में है। अगर ऐसे कोई वायर जा रहा है ना, ऐसे इसमें करंट जा रहा है, तो ये देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है, लेकिन 3D में ये है ना, ये है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आर मान लेता हूँ, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √/L² + Y², ये तो होगा। अरे भाई ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है, तो Y² + L² का रूट करेंगे तो नहीं आ जाएगा हाइपोटेनस, तो √, क्योंकि आर आता है ना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √L² + Y² इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो Y/R, तो Y/R का वैल्यू तो आप जानते हैं, √L² + Y² इंटू 2। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे बी नेट आ गया ना बच्चों, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, μ0/2, टू तो यहीं पे उड़ जा रहा है, μ0 लेमडा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई पाई कांस्टेंट है, ऊपर वाई कांस्टेंट है, dl आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, L² + Y² आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, कहाँ से कहाँ तक बच्चों। अब dl का इंटीग्रेशन करना है, तो dl मतलब कि ये dl डिस्टेंस, यही छोटा छोटा डिस्टेंस है ना, मतलब l का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो dl के टर्म में आ रहा है, तो l कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अब l यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, तो l इधर भी जाएंगे तो -∞ मिलेगा, और इधर जाएंगे तो +∞ मिलेगा, मतलब -∞ से +∞ तक वेरी कर रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं सर, नहीं लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों क्योंकि अगर हम यहाँ पे चले हैं, यहाँ पे मान लेते हैं l डिस्टेंस इधर चले हैं, तो हमें जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला है, एक ऐसे एक ऐसे, तो हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चलेंगे, फिर l डिस्टेंस पे यहाँ पे आएंगे, फिर हमको एक कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पे l डिस्टेंस की वजह से, एक इधर एक इधर, तो ये फिर से उड़ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और हम ऑलरेडी 2 टाइम्स कर चुके हैं। आ रहा है समझ में, समझ में आना चाहिए बच्चों आपको। यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसके वजह से मान लेते हैं इधर हमने 5 सेंटीमीटर पीछे गए, क्योंकि हम -∞ से +∞ की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही -5 सेंटीमीटर पे आए होंगे, -5 सेंटीमीटर पे आए होंगे, तो वहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिला होगा। वैसा ही अगर आगे 5 सेंटीमीटर पे गए होंगे, वहाँ पे हमको एक एलिमेंट मिला होगा, जिसके कारण यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा होगा, मतलब कि रिपीट हो रहा है, जैसा इधर मिल रहा है वैसा इधर मिल रहा है, जैसा इधर मिल रहा है वैसा इधर मिल रहा है, इधर जैसा मिल रहा है वैसा इधर मिल रहा है। तो अब हम 2 टाइम्स तो कर चुके हैं ना भाई, क्यों करना है बार बार, तो हम कर चुके हैं तो क्यों करना है बार बार, तो हम बस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, मतलब बस यहाँ से इधर या फिर यहाँ से इधर चले जाते हैं, तो सब एलिमेंट मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, क्योंकि रिपीट ही तो हो रहा है। तो हो जाएगा μ0 लेमडा y/पाई। याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैथ में पढ़ाया जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/y tan इनवर्स L/1, ये होता है इंटीग्रेशन बच्चों। तो इसको कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, μ0 लेमडा y/पाई इंटू, देखिए बच्चों इन्फिनिटी रखिएगा, l का वैल्यू यहाँ पे, तो l का वैल्यू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है, और एक tan इनवर्स 0 आ जाएगा।
तो वैल्यू कैसे आ सकता है, म्यू नोट वाई लेमडा वाई डिवाइडेड बाई टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी कब आता है, कौन सा थीटा पे, 10 पाई/2 का वैल्यू इन्फिनिटी आता है, और कब आता है, अब तो नहीं आता है, और -10 जीरो तो जीरो पे ही आता है, तो हटा दीजिए उसको, पाई पाई उड़ जाएगा, म्यू नोट लेमडा वाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन वाई तो कटना चाहिए, वाई कहीं पे मैंने छोड़ दिया है क्या, वाई हमने कहीं पे छोड़ दिया है क्या बच्चों, वाई हमने कहीं पे छोड़ दिया है क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये वाई है ना एक, यहीं पे तो है वाई, तो वाई बाहर आ जाएगा तो ये कट जाएगा ना, ठीक है ठीक है, वाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कट गया, ये आंसर हो गया। ऐसे किया जा सकता है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहें तो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे भी लेकर कर सकते हैं सवाल को। जैसे कि आपको डी बी क्या मिल रहा था यहाँ पे, एक सेकेंड, बी हमको बी नेट मिल रहा था ना, बी नेट का वैल्यू हमको क्या मिल रहा था, डी बी कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 मिल रहा था 2 टाइम्स। तो हम 2 टाइम्स क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम दोनों तरफ का पहले ही देख लिए थे कि इधर भी एक मिलेगा इधर भी, इसके वजह से ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होगी फिर ये मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाए, मतलब कि एक ही एलिमेंट ले, और हमको ज़रूरी नहीं इधर लेने की, हम यहीं पे एक लेते हैं और उसको बढ़ाते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बी नेट का वैल्यू और एक तरीके से लिख सकते हैं कि डी बी का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं जानते हैं कि दूसरा एलिमेंट वैसा मिलेगा, डी बी कॉस ऑफ थीटा 2 नहीं लिखेंगे इस बारी, अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बी नेट आपके पास आ जाएगा, डी बी का वैल्यू हो जाएगा कि म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हमें जाना है, म्यू नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा इंटू आई का वैल्यू लेमडा डी एल था, तो लेमडा भी तो बाहर आ जाएगा, डी एल आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू होता है, क्या होता है बच्चों, वाई अपॉन आर। तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाई आ जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, म्यू नोट लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू वाई भी बाहर आ जाएगा, डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वही चीज़ आ गया, हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना है इस बार, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई ऐसा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। म्यू नोट लेमडा वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, अब देखिए बच्चों इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है, 1 अपॉन वाई टेन इनवर्स एल अपॉन वाई, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस बारी, म्यू नोट लेमडा वाई, वाई कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा म्यू नोट लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बन जाएगा तो पाई पाई उड़ जाएगा, आंसर फिर भी म्यू नोट लेमडा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हम और तरीका से, कौन सा तरीका से किए, क्योंकि हम शुरू में लिए ही नहीं, हम बस एक ही एलिमेंट लिए हैं, उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने सिर्फ यही एलिमेंट क्यों लिया, आखिरकार इसका एलिमेंट आपने सिर्फ यही क्यों लिया, ये एलिमेंट क्यों नहीं लिया भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ तो इधर एलिमेंट एक आएगा, वो इसको कैंसिल आउट करेगा ही करेगा, हमको ये पता है, इसीलिए हमने नहीं लिया। ठीक, तो बी नेट में सिर्फ कॉस थीटा लिया, इसीलिए बहुत ईजी है। ओके, ये तरीका तो ठीक है बच्चों, एक बहुत ही ईजी तरीका हमको किताबों में बता दिया जाता है कि अगर ये इस टाइप का है, अगर आप देख सकते हैं इस टाइप का है ये सीट, और ये कोई ऊपर है, ऊपर का ऐसे कोई पॉइंट है, तो बहुत ही ईजी तरीका बताया जाता है कि आप एम्पियर्स लॉ कर दें, एम्पियर्स लॉ से करें, बहुत ईजी तरीका है। वो क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई इनसाइड होता है। अरे सर ये तो पढ़ा है तो इसका यूज कीजिए बच्चों, यूज कीजिए। ये इस टाइप से कुछ हमें दे रखा है ना,
ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इसमें बाहर निकल रहा है, करंट इसमें से बाहर निकल रहा है, तो इसके कारण बाहर करंट निकल रहा है, तो ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कहीं पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही है और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही है। बी का डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, ऐसे ही तो है, ऐसा आ रहा तो ऐसे ऐसे है। तो इसमें एम्पियर्स लॉ में क्या बोला जाता है, कोई एम्पीरियल लूप ले लो तुम। एम्पीरियल लूप कैसे लेते हैं बच्चों, कोई भी एम्पीरियल लूप ले लो एक, क्योंकि पी पॉइंट आपको दिख सकता है यहाँ से, पी पॉइंट यहाँ पे है, यही तो है पी पॉइंट, यही तो है पी पॉइंट परपेंडिकुलर ऊपर। तो आप एक एम्पीरियल लूप ले लो, स्क्वायर लूप। ये हमने एक स्क्वायर लूप ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि ये आसानी से सोल्व कर देगा। ये मान लेते हैं पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ये चौथा साइड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कुछ ए है, बी है, सी है, डी है, लेंथ सबका एल है ना, ये लेंथ इसका लेंथ हमने ये मान रखा है कि एल है, स्क्वायर लूप है, सबका लेंथ एल है। अगर ऐसा है बच्चों तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और इसमें लेंथ इस तरीके से है ना, लेंथ ऐसे ही है ना, लेंथ ऐसे है। तो बी डॉट डी एल ड्यू टू 1 2 3 4 सबके वजह से क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान देना है बच्चों, बी डॉट डी एल है, जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा होगा बी डॉट डी एल में, तो वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। आखिरकार अगर हम लोग बी सी में देखें और डी ए में देखें तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, देख सकते हैं बी का डायरेक्शन हर जगह पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सॉरी ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है। और ये एल लेंथ ऐसे है, ये एल लेंथ ऐसे है, ये एल लेंथ ऐसे है और बी ऐसे है, तो बी डॉट डी एल करेंगे तो कॉस 90 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से डी एल इधर जाएंगे ऐसे, डी एल ये है, एल लेंथ ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे जा रही है। जैसे भी जा रही हो तो एल और डी एल और बी के बीच में एंगल 90 ही बन रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि बी डॉट डी एल किसके वजह से, पहला वायर और तीसरा वायर की वजह से तो जीरो ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, बी डॉट डी एल बचा किसकी वजह से, दूसरा और चौथा वायर की वजह से। तो ये दूसरा ये है, ऐसे जा रहा है इधर और ये इधर जा रहा है, तो इसमें दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, इधर ये है और इधर ये, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू एल, क्योंकि फाइनल लेंथ एल है और 2 टाइम्स आ जाएगा दोनों की वजह से। ओवरऑल ये आ गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। आई इनसाइड हमको देने लिखने के लिए बोला है लेमडा इंटू डी एल। तो डी एल लेंथ जो होगा वो लेंथ हम एक्चुअली में ले कितने रहे हैं, एल ही तो ले रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट लेमडा। जो डी एल लेंथ हम लोग ले रहे हैं बच्चों स्ट्रिप का, वो हम ले चुके हैं, अब कितना एल ले चुके हैं, इसीलिए डी एल के जगह पे एल लिख सकते हैं। एल एल उड़ जाएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट लेमडा डिवाइडेड बाई 2, और यही तो आ रहा था। ये बिल्कुल ईजी है, एम्पीरियल लूप लेना पड़ता है इस तरीके से, बिल्कुल ईजी है बच्चों, आप कर सकते हैं, आसान सा सवाल है। हमने तीनों तरीका बताया कैसे सोचना है। अगर आप सब कुछ समझ गए तो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय, बाय, बाय बच्चों।